अब बात करेंगे अपन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की। अगर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो यहाँ पे दो चीजें और आती हैं उससे पहले कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या होते हैं। माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक अप्रोचेस क्या होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में अपन डील करते हैं माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक अप्रोचेस से। तो माइक्रोस्कोपिक की बात करते हैं पहले, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच एंड मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, तो माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक अप्रोचेस क्या हैं और कैसे इसको डील करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले बात करेंगे अपन माइक्रोस्कोपिक अप्रोचेस की। तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या होती हैं, अगर आप इंडिविजुअल इंडिविजुअल पार्टिकल की स्टडी कर रहे हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल की अगर प्रॉपर्टीज की स्टडी कर रहे हैं तो उसको अपन माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के अंदर रखते हैं। और अगर अपन किसी एवरेज बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल्स को स्टडी कर रहे हैं तो उसको अपन मैक्रोस्कोपिक अप्रोच कहते हैं। अगर अपन इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल के बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं तो उसको अपन माइक्रोस्कोपिक अप्रोच बोलते हैं। अगर अपन बात कर रहे हैं मैक्रोस्कोपिक की तो इसमें अपन किसको डील करते हैं, किससे डील करते हैं, एक एवरेज बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक अप्रोच सिंगल इंडिविजुअल पार्टिकल बिहेवियर अंडर कंसिडरेशन। तो अपन यहाँ पे बात करेंगे कि सबसे पहले अपने पास बात आती है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच की। तो डेफिनेशन में सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक डेफिनेशन लिखेंगे, फिर अपन डेफिनेशन लिखेंगे मैक्रोस्कोपिक की। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच की। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच की बात करते हैं। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या होता है, तो यहां पे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या होता है कि सिंगल इंडिविजुअल पार्टिकल जो है अंडर कंसीडरेशन होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। तो यहां पे अपन लिखेंगे इन दिस टाइप ऑफ अप्रोच, टाइप ऑफ अप्रोच अप्रोच इंडिविजुअल सिंगल पार्टिकल बिहेवियर अंडर कंसीडरेशन, पार्टिकल बिहेवियर अंडर कंसीडरेशन, अंडर कंसीडरेशन। देखिए क्या होता है इसका मतलब ये है कि अगर आप इंडिविजुअल फ्लूइड के पार्टिकल या इंडिविजुअल पार्टिकल की स्टडी कर रहे हैं तो वहां पे अपने पास जो है बिहेवियर अंडर कंसीडरेशन रखते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच आई थिंक आपको क्लियर हुआ कि इन दिस टाइप ऑफ अप्रोच इंडिविजुअल सिंगल पार्टिकल बिहेवियर अंडर कंसीडरेशन, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। अब बात आती है सर माइक्रोस्कोपिक अप्रोच जो होते हैं, तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच जो होते हैं इसको स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसको इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। राइट, इसको क्या बोलते हैं अपन, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो इंडिविजुअल पार्टिकल का स्टडी करेंगे तो उसको अपन माइक्रोस्कोपिक अप्रोच बोलेंगे और इस बिहेवियर को, इस थर्मोडायनेमिक्स की कैटेगरी को अपन स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। अगर अपन थोड़ा सा और इलैबोरेट करना चाहें इसको तो यहाँ पे ये इलैबोरेट कर सकते हैं कि यहाँ पे और थोड़ा सा समझना चाहें तो ये समझ सकते हैं कि अगर अपने पास यहाँ पे अपन डिफाइन करना चाह रहे हैं कि इंडिविजुअल पार्टिकल का मतलब, अब देखिए मैंने एक सिस्टम लिया है और इस सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत कम हैं। मतलब बहुत कम का मतलब, लेट अस कंसीडर देयर आर 5 पार्टिकल्स इन दिस सिस्टम। तो यहाँ पे जो डेंसिटी है, इस अप्रोच को अपन कहाँ पे यूज करते हैं, वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे डेंसिटी जो है, पार्टिकल की डेंसिटी बहुत कम हो, मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल को एनालाइज किया जा सके। तो इसमें अपने पास डेंसिटी जो है वो लो होनी चाहिए और जो एल्टीट्यूड है, मतलब इस
को अगर अपन एयर है, फॉर एग्जांपल एयर है, तो जैसे जैसे अपन एयर में ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपने पर देखा होगा कि जो डेंसिटी होती है वो रिड्यूस करती जाती है, कम होती जाती है। तो यहाँ जो अपन जो डेंसिटी है वो कैसे होनी चाहिए, लो, और जो एल्टीट्यूड है वो कैसा होना चाहिए, हाई। तो ये यूज किया जाता है लो डेंसिटी एंड हाई एल्टीट्यूड, लो डेंसिटी एंड हायर एल्टीट्यूड, हायर एल्टीट्यूड, हायर एल्टीट्यूड। राइट तो यहां पे आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो डेंसिटी लो होना चाहिए और जो एल्टीट्यूड है वो कैसे होना चाहिए, ऊंचाई ज़्यादा होनी चाहिए, तब आप इस माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का यूज कर सकते हैं। तो जैसे जैसे अपन ऊपर की तरफ चलते जाते हैं वैसे वैसे डेंसिटी एयर का कम होती जाता है, तो इसलिए एल्टीट्यूड हमने रखा है कि यहाँ हायर एल्टीट्यूड लो डेंसिटी होगा तो डेफिनेटली अपने पास जो है कौन सी अप्रोच अपन लगा सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। और माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में टाइम कंज्यूमिंग होता है, यहाँ सिंगल फ्लूइड पार्टिकल का स्टडी तो करते हैं लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक एक पार्टिकल को एनालाइज करना, टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करें तो बहुत टाइम लगेगा, टाइम खर्च होगा, टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच होगा, तो इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच ऑल्सो, राइट। तो यहाँ पे अपन एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि ये टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच है, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच, इट इज़ द टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच, ये टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच होता है, राइट। दूसरी बात आती है कि ये टाइम कंज्यूमिंग तो है बट अपन यहाँ पे जो रिजल्ट्स आते हैं वो एक्यूरेट आते हैं। रिजल्ट्स कैसे होते हैं, एक्यूरेट होते हैं एकदम, रिजल्ट्स जो है वो एकदम एक्यूरेट आएंगे क्योंकि आप इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे पहला बात आएगा कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या होता है, पूरी कहानी आपको समझ आई होगी आई थिंक, कि यहाँ पे लो डेंसिटी और हाई एल्टीट्यूड होना चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच है और इसके रिजल्ट्स जो आते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं एज कम्पेयर टू अगर अपन बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच की। और इसमें जो बिहेवियर स्टडी करते हैं वो केवल सिंगल फ्लूइड पार्टिकल का बिहेवियर स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि जो मैक्रोस्कोपिक अप्रोचेज होती हैं, कौन सी अप्रोचेज, मैक्रोस्कोपिक। अगर इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, राइट। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे कि जो मैक्रोस्कोपिक अप्रोचेज होती हैं, किसकी बात करेंगे अपन, मैक्रोस्कोपिक अप्रोचेज की। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आएगा, दूसरा पॉइंट आएगा कि मैक्रोस्कोपिक अप्रोचेज क्या होती हैं। तो मैक्रोस्कोपिक अप्रोचेस, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, ठीक है। देखिए मैक्रोस्कोपिक अप्रोच की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि इसमें एवरेज बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल को स्टडी किया जाता है, मतलब सिंगल पार्टिकल को स्टडी नहीं करते हैं, एवरेज बिहेवियर को स्टडी करते हैं पार्टिकल्स के। तो यहां अपन क्या करेंगे, इन दिस टाइप ऑफ अप्रोच, इन दिस टाइप ऑफ अप्रोच the average behavior of molecules या particles, the average behavior of particles in analyzed is under consideration, are under consideration। मतलब आप इसमें एवरेज बिहेवियर को स्टडी करेंगे, आप इसमें किसको बिहेवियर को स्टडी करेंगे, एवरेज बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल्स को। पिछले वाले केस में आपने इंडिविजुअल पार्टिकल को स्टडी किया, इसमें एवरेज बिहेवियर स्टडी करेंगे किसी फ्लूइड पार्टिकल का। तो इसमें क्या होगा कि देखिए एवरेज क्यों स्टडी करते हैं, पहले तो ये सोचिए आप, टाइम एक एक अगर मान लीजिए किसी पाइप में से गैस जा रही है, तो गैस जब जाएगी तो एक एक पार्टिकल को एनालाइज करना कितना मुश्किल होगा। अगर अपन क्या करें कि एक एवरेज बिहेवियर स्टडी कर लें, मतलब दो सेक्शंस ले लें, उन दोनों सेक्शंस के बीच में अपन देख लें कि इसमें वेलोसिटी कितनी है, तो डेफिनेटली अगर वो डेफिनेटली वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है तो डेफिनेटली उसमें जितने पार्टिकल होंगे उनका एवरेज बिहेवियर मैंने शो किया कि इसमें सारे पार्टिकल की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड होगी। अगर इंडिविजुअल बिहेवियर शो करता तो सेंटर में वेलोसिटी, आपने पढ़ा होगा पानी जब पाइप में से जाता है तो सेंटर में वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम, और वॉल पे क्या होती है, जीरो। लेकिन अपन एवरेज बिहेवियर को लेने के बाद Q बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी लगाते हैं तो वहां से वेलोसिटी जो निकलता है वो एवरेज वेलोसिटी होता है, मतलब हर सेक्शन में वेलोसिटी कैसा है, सेम है।
तो इसलिए अपन एवरेज बिहेवियर स्टडी करते हैं, क्योंकि टाइम सेव हो जाता है, टाइम बच जाता है, और इसमें रिजल्ट जो आते हैं वो इनएक्यूरेट होते हैं, मतलब रिजल्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब रिजल्ट जो है वो इनएक्यूरेट आते हैं, उसमें रिजल्ट जो है मोर एक्यूरेट होते हैं एज कम्पेयर टू मैक्रोस्कोपिक। अब इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करना चाहें तो यहाँ पे अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये अगर सिस्टम लेते हैं अपन, दिस इज अ सिस्टम, और इसमें जो है कोई फ्लूइड पार्टिकल्स हैं, और इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे अपन, इस मैक्रोस्कोपिक अप्रोच का वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे डेंसिटी हाई होता है। अब इस सिस्टम के अंदर देखिएगा डेंसिटी कैसी है, हाई है, मतलब पार्टिकल बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं हाई डेंसिटी एंड लोअर एल्टीट्यूड, डेंसिटी एंड लोअर एल्टीट्यूड, लोअर एल्टीट्यूड इसका यूज करते हैं अपन लो डेंसिटी एंड लोअर एल्टीट्यूड के लिए, हाई डेंसिटी एंड लोअर एल्टीट्यूड के। पिछला वाला जो एप्लीकेशंस था वो मैं बताया था कि डेंसिटी कैसा होना चाहिए लो, और एल्टीट्यूड कैसा होना चाहिए ऊंचा है। यहाँ पे अपन देखें तो एयर के पार्टिकल काफ़ी पास हैं, और यहाँ से ऊपर जाएंगे तो डेफिनेटली उसके पार्टिकल ज़्यादा दूर होंगे, डेंसिटी कम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे अपन स्टडी कर रहे हैं। और एल्टीट्यूड का मतलब आपको आई थिंक समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आई थिंक क्लियर हुआ होगा कि मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, और इसमें जो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच होती है इसको अपन दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसका नाम होता है दूसरा, उसको अपन बोलते हैं क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। ऐसी अप्रोच को, ऐसी एनालिसिस को अपन क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। तो यहाँ पे जो होता है इट इज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, क्या बोलते हैं इसको, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, राइट। पिछला वाला क्या था, उसको अपन बोलते थे, ये क्या है, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स है। पिछला वाला जो था वो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स था, ये कौन सा है, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो दोनों आई थिंक क्लियर हुए होंगे, एक तो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स और एक स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो आपको इसमें टाइम सेविंग अप्रोच होता है, ये कैसा होता है, टाइम सेविंग अप्रोच, और वो कैसा था, टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच। तो यहाँ पे अपन एक और पॉइंट बना सकते हैं, इट इज अ टाइम सेविंग अप्रोच, इट इज द टाइम सेविंग अप्रोच। और जनरली अपन जो डील करते हैं वो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स से करते हैं। जनरली अपन जो डील करते हैं वो किससे डील करते हैं, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, मतलब एवरेज बिहेवियर को अपन शो करते हैं कि जल्दी से अपने पास जो है एवरेज जो है निकाला जाए, और वही इंडिविजुअल पार्टिकल का भी बिहेवियर होगा। तो इसलिए अपन यहाँ पे जनरली जो यूज करते हैं वो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच होता है, और जो कम यूज करते हैं, बहुत कम यूज होता है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, वो कभी कभी यूज होता है, जैसे लैग्रांजियन अप्रोच आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पे अपन जो है मैक्रोस्कोपिक अप्रोच यूज कर सकते हैं, बट मैक्सिमम जगह अपन जो है क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स को ही डील करते हैं। किससे डील करते हैं, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स से, राइट। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पे अपन जो डील करते हैं जनरली किससे करते हैं, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच से, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या है और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या है, कहाँ पे यूज करते हैं, और इनको इंडिविजुअली अपन क्या क्या बोलते हैं। तो एक स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है, और एक को अपन क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो जनरली अपन जो डील करते हैं वो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स होता है। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जितना भी अपन पढ़ेंगे वो सब क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, आई थिंक क्लियर हुआ होगा, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब अपन बात करेंगे, इसके बाद जो डिस्कस करेंगे वो होगा दिस इज थर्मोडायनेमिक्स की इक्विलिब्रियम्स। अगर थर्मोडायनेमिक्स की इक्विलिब्रियम्स की बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो इसमें छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जिनकी बात में अपन डील कर रहे हैं। तो आता है पहला, इसके बाद जो आता है वो आता है कि अगर अपन बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो बात है वो क्या है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, राइट। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम देखिए क्या होता है, एक सिस्टम जो है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में तब होता है जब एक सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब आपको ये क्लिक होना चाहिए कि वो सेपरेटली वो जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में भी है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी है, और केमिकल इक्विलिब्रियम में भी है। ऐसी इक्विलिब्रियम को अपन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। एक सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, केमिकल इक्विलिब्रियम में है, और थर्मल इक्विलिब्रियम में है सेपरेटली। सेपरेटली का मतलब ये है कि अलग अलग उनको देखें
तो वो भी अपने पास जो है इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो एक सिस्टम को अपन अ सिस्टम इज सेड टू बी अ सिस्टम इज said to be in thermodynamic equilibrium is said to be in thermodynamic equilibrium if is said to be in thermodynamic equilibrium if it is in thermal equilibrium थर्मल के बाद आता है अपने पास मैकेनिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम सेपरेटली राइट। तो अपने पास सिस्टम जो है वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब आपको आई थिंक क्लियर समझ में आएगा कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें तीनों इक्विलिब्रियम जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो आपको आई थिंक क्लियर हुआ कौन सी इक्विलिब्रियम। एक तो होती है अपने पास थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम डबल एल लिख दिया, एल आएगा केवल, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम राइट। और एक होती है अपने पास कौन सी, तो यहां पे अपन बात करते हैं सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम इफ इट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड किस में होगा, सेपरेटली भी होना चाहिए राइट। तो इक्विलिब्रियम अपने पास यहां पे, अब मैं दोबारा बताता हूं आपको ये पूरी कहानी क्या है। पूरी कहानी क्या है वो देखिएगा। पहला पॉइंट आप देखिए यहां पे, एक सिस्टम जो है वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में तब होगा जब वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मैकेनिकल में है और केमिकल में है सेपरेटली का मतलब समझिए कि एक सिस्टम को थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में तब बोलेंगे जब वो मैकेनिकल और थर्मल का मतलब समझिए, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम इसका मतलब ये होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा कि ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर। तो ये जो इक्विलिब्रियम होती है इसमें टेम्परेचर इक्विलिब्रियम होना चाहिए, टेम्परेचर जो है वो क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन होना चाहिए। और दूसरा मैकेनिकल में फोर्सेस की बात करते हैं, फोर्सेस, इसमें टेम्परेचर की बात करते हैं, उसमें फोर्सेस की बात करते हैं, और इसमें केमिकल पोटेंशियल की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको तीन इक्विलिब्रियम का एग्जिस्ट करानी है, एक थर्मल, एक केमिकल और एक मैकेनिकल राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन थर्मल की बात करेंगे कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर राइट। तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होगा, इट इज इक्विलिब्रियम, यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर, इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर राइट। तो यहाँ पे आपको आई थिंक क्लियर हुआ होगा कि एक सिस्टम जो है वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है तो वो तीनों में एग्जिस्ट करना चाहिए, मैकेनिकल में भी, थर्मल में भी और केमिकल में भी। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, मतलब होगा इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर। दूसरा अपने पास आता है कि थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया, दूसरा पॉइंट आता है वो आता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम राइट। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होगा कि ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें फोर्सेस की इक्वालिटी होती है, मतलब कोई अनबैलेंसिंग फोर्स नहीं होना चाहिए। तो इक्वालिटी ऑफ फोर्सेस, इक्वालिटी ऑफ forces and pressure etc राइट। तो यहां पे अपन बात करते हैं कि इक्वालिटी ऑफ क्या होना चाहिए, फोर्सेस एंड प्रेशर, और इसमें जो थर्मल इक्विलिब्रियम है इसमें इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर होना चाहिए। तीसरी बात आती है कि यहाँ केमिकल इक्विलिब्रियम भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब इक्वालिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल ठीक है। तो इक्वालिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल, इसका देखिए तीनों का मतलब एक एक बार समझाता हूं
कि अगर कोई सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब वो टेम्परेचर मतलब इक्वालिटी है उसके साथ। इक्वालिटी का मतलब ये है कि वो टेम्परेचर टेम्परेचर अगर डिफरेंट होगा तो डेफिनेटली हीट ट्रांसफर हो सकता है, बट अपने पास इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर है, इसका मतलब वो कोई भी हीट का इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, मतलब टेम्परेचर उसका इक्वल है। दो सिस्टम को मैं देखिए ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मैं इसको एग्जांपल से समझाऊं तो यहाँ पे बोल सकता हूँ मैं कि एक ये बॉडी है, एक सिस्टम है और दूसरा सिस्टम ये है, दूसरा सिस्टम अपने पास ये है, तो इन दोनों सिस्टम को मैंने क्लोज टुगेदर रख दिया है। तो ये क्या है कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि अगर इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसका टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहा होगा, इसलिए इसको अपन थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं कि इनके दोनों के टेम्परेचर आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर होना चाहिए, पहला पॉइंट ये है कि इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर होना चाहिए। दूसरा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि इक्वालिटी ऑफ फोर्सेस। इसका मतलब ये है कि आप जब कोई सिस्टम बनाए हैं, ये मान लीजिए सिस्टम है, पिस्टन सिलेंडर है, और इस पिस्टन सिलेंडर के अंदर अगर इक्वालिटी ऑफ फोर्सेस है तो ये जो पिस्टन सिलेंडर है वो जो है बैलेंसिंग कंडीशन में रहेगा, इस पे अनबैलेंसिंग फोर्स नहीं होगा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, दिस इज नोन एज, जब भी सिस्टम के ऊपर कोई अनबैलेंसिंग फोर्स काम नहीं कर रहा है तो उसको अपन इक्वालिटी ऑफ फोर्सेस या प्रेशर कह सकते हैं। तीसरा, केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब अगर केमिकल इक्वालिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल, इसका मतलब ये है कि जब केमिकल पोटेंशियल सेम होगा तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए, इंटरनल रिएक्शंस नहीं होने चाहिए। जैसे मैंने अगर पेट्रोल और डीजल या पेट्रोल और एयर को मैंने जो है पिस्टन सिलेंडर के अंदर डाल दिया, तो ये जो पेट्रोल और डीजल है ये इस वॉल ऑफ द सिलेंडर से रिएक्शन नहीं करना चाहिए। अगर रिएक्शन करेगा तो प्रॉब्लम ये होगा कि जो सिलेंडर है वो खराब हो जाएगा। तो डेफिनेटली अपने पास वहाँ पे जो केमिकल एक्शन जो है, केमिकल रिएक्शंस जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो इसकी वजह से अपन यहाँ पे बात करते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम भी एग्जिस्ट करना चाहिए, और ये तीनों एग्जिस्ट जब करेगा तो ऐसी इक्विलिब्रियम को अपन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो इसका मतलब सिस्टम जब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा तो वो सेपरेटली अलग अलग थर्मल इक्विलिब्रियम में, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में और केमिकल इक्विलिब्रियम में भी एग्जिस्ट करेगा। तो आई थिंक आपको तीनों इक्विलिब्रियम क्लियर होंगी कि एक तो थर्मल इक्विलिब्रियम, एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और एक केमिकल इक्विलिब्रियम, राइट। तो यहाँ पे आपको आई थिंक क्लियर हुआ कि जो वैल्यूज हैं मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम की, तो ये आपको तीनों क्लियर हुए हैं। तो ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशंस थी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए कि इक्विलिब्रियम क्या होता है और कैसे अपन डिफाइन करते हैं, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम आई थिंक क्लियर हुआ, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्लियर हुआ, और केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल पोटेंशियल इसलिए सेम रखते हैं, इक्वालिटी इसलिए रखते हैं क्योंकि रिएक्शंस ना हो। फोर्सेस की इक्वालिटी इस रखते हैं क्योंकि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, तो फोर्सेस अगर अनबैलेंस होगा तो डेफिनेटली वो क्या होगा, अपने पास बस्ट हो सकता है, फट सकता है। तो उसकी वजह से अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वालिटी ऑफ फोर्सेस रखते हैं। और इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर इसलिए रखते हैं क्योंकि वो जो हीट इंटरेक्शन है वो ना हो, मतलब अब अपन टेम्परेचर की इक्वालिटी होनी चाहिए, राइट। तो इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर, इक्वालिटी ऑफ फोर्सेस एंड इक्वालिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल। तो ऐसे अपने पास सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, राइट। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है तो किसकी क्या क्या डेफिनेशंस हैं ये आपको क्लियर हुई है ना। अब बात करेंगे अपन प्योर सब्सटेंस की। तो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जिनको अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्योर सब्सटेंस। किसकी बात आती है, प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस, देखिए प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट दी वॉल्यूम, थ्रू आउट दी गिवन वॉल्यूम सेम रहता है। मतलब आपने प्योर सब्सटेंस देखे होंगे, प्योर सब्सटेंस होता है वाटर। वाटर जैसे अपन लें तो वेट वाटर में, वाटर जो है वो अपने पास कैसा एक प्योर सब्सटेंस है क्योंकि पूरे वॉल्यूम के अंदर जो उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो कैसा है, सेम है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि यहाँ पे बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की। It is a substance whose chemical composition it is a substance whose chemical composition throughout the volume is same, throughout the volume are same। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि इट इज अ सब्सटेंस हुज केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट द वॉल्यूम इज सेम
तो उसको अपन बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। थ्रू आउट द वॉल्यूम आर सेम, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस, राइट। कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन रहता है थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम, और उसको अपन क्या बोलते हैं, केमिकल, उसको क्या बोलते हैं अपन, प्योर सब्सटेंस, इररेस्पेक्टिव ऑफ फेज। अब ये भी लिख सकते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ फेज, इररेस्पेक्टिव ऑफ फेज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ये फेज पर निर्भर नहीं करता है कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कौन सा है, तो इसको अपन हमेशा प्योर सब्सटेंस कहेंगे। तो प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन और अपन देखिए और थोड़ा सा इलाबोरेट करते हैं एग्जांपल के साथ। एग्जांपल के साथ क्या कर सकते हैं कि अगर अपने पास एक सिस्टम है, जैसे मैं एग्जांपल में वाटर लिख देता हूँ, वाटर एक क्या है, प्योर सब्सटेंस है। वाटर क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। और वाटर और अगर वेपर ले लें, वाटर प्लस वेपर ले लें, वाटर प्लस वेपर ले लें, ये भी एक प्योर सब्सटेंस है। तो इसका मतलब ये दूसरा वाला जो पॉइंट है, इररेस्पेक्टिव ऑफ फेज, ये क्लियर हुआ होगा कि फेज यहाँ लिक्विड है और यहाँ क्या है, वेपर है, लेकिन ये फिर भी प्योर सब्सटेंस है क्योंकि इसका केमिकल कंपोजिशन पूरे वॉल्यूम में कैसा है, सेम है। अभी मैं डायग्राम से आपको समझाऊंगा। तो तीसरा पॉइंट हो सकता है कि वाटर है प्लस आइस है, प्लस आइस है और प्लस का वेपर है, तीनों को एग्जिस्ट करा दें एक साथ तो भी एक प्योर सब्सटेंस बनेगा। तो ये जो एग्जांपल्स हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द प्योर सब्सटेंस। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट द वॉल्यूम सेम होना चाहिए, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट द वॉल्यूम सेम होना चाहिए। इसका मतलब देखिए, अब अपन यहाँ पे आते हैं कि एग्जाम्पल अपन देखना चाहें तो अगर मैं एक सिस्टम लूँ, इस सिस्टम के अंदर ये सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर मैंने मान लिया कि लेट अस कंसीडर दिस इज योर वाटर, राइट, ये वाटर है और इसमें जो है वो आइस भरा हुआ है, इसमें आइस है, इसमें ऊपर क्या है, सॉरी, इसमें जो है वेपर है, ऊपर वेपर है, दिस इज योर वेपर, दिस इज योर वाटर एंड दिस वन इज योर वेपर, दिस इज योर वेपर। अब ये एक प्योर सब्सटेंस होगा कि नहीं होगा, देखिए कैसे देखेंगे। पहले वाटर को देखें तो इसका केमिकल कंपोजिशन होता है H2O और इसका भी केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, H2O। दोनों का केमिकल कंपोजिशन क्या है, H2O है, और यहाँ भी H2O, यहाँ भी H2O, दोनों में H2O है, ठीक है। अब यहाँ जो है वो गैसियस फेज है इसका और यहाँ जो है वो लिक्विड फेज है, राइट। लेकिन दोनों का केमिकल कंपोजिशन H2O ही है, तो इसलिए अपन इसको प्योर सब्सटेंस कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको, प्योर सब्सटेंस। अब इसको थोड़े और अच्छे तरीके से समझें तो एक तरीका और अपन डिस्कस कर सकते हैं इसमें कि अगर अपन यहाँ पे देखें, देखिए यहाँ पे अपन क्या देख सकते हैं कि अगर एक पॉकेट कंसीडर कर लें, एक पॉकेट कंसीडर कर लें कहीं भी, तो यहाँ आपने एक पॉकेट लिया और एक यहाँ पॉकेट ले लिया। पॉकेट से मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि पूरे केमिकल कंपोजिशन देखना है पूरे वॉल्यूम में। तो यहाँ पे अगर केमिकल कंपोजिशन देखते हैं तो ये H2O आता है और यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन देखते हैं तो भी H2O आता है और इसको अपन पॉकेट कहते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, पॉकेट, राइट। तो पॉकेट में अगर अपने पास H2O है और यहाँ भी H2O है तो ये क्या होगा, एक प्योर सब्सटेंस होगा। क्या होगा, एक प्योर सब्सटेंस होगा। अगर यहाँ H2O की जगह कुछ और आ जाता, यहाँ H2O होता या कुछ और होता, यहाँ कुछ और होता, देन ये केमिकल कंपोजिशन सेम नहीं है, इसका मतलब ये प्योर सब्सटेंस नहीं होगा, ठीक है। तो आपको आई थिंक क्लियर हुआ कि एक प्योर सब्सटेंस के लिए एक एग्जांपल तो ये हो सकता है। और देखिए दूसरा एग्जांपल अगर अपन देना चाहें तो मैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल और लिख देता हूँ आपके लिए कि अगर अपने पास यहाँ पे एक, अगर मैं सिस्टम ले लूँ, अगर मैं एक सिस्टम लूँ और इस सिस्टम में, अगर इस सिस्टम में होमोजीनियस मिक्सचर है, दिस इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ दी हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो होमोजीनियस मिक्सचर केवल नाइट्रोजन ऑक्सीजन का है। अगर मैं मिक्सचर इसमें भर रहा हूँ और दोनों मिक्सचर जो है वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, होमोजीनियस मिक्सचर है, तो होमोजीनियस मिक्सचर आप आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा कि होमोजीनियस का मतलब होता है कि जिसमें वो अलग ना कर सकें, सेम ही रहे, राइट। तो यहाँ पे देखें अगर अपन ये नाइट्रोजन लिए हैं तो यहाँ पे अपन ऑक्सीजन और भर देते हैं इसमें, दीजिए ऑक्सीजन, राइट, और इसमें 80% नाइट्रोजन है और 20% ऑक्सीजन है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर, यहाँ पे मैंने बताया कि नाइट्रोजन कितना है 20%, तो इसमें ऑक्सीजन है और जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो 80% है, 80% नाइट्रोजन है, ठीक है। लेट अस कंसीडर,
तो टोटल कितना परसेंट हुआ, 100%। अब ये जरूरी नहीं है कि 50-50% ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपको यहाँ पे 20% 80% लिया, बट ये होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। होमोजीनियस का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि अब अपन पॉकेट लेंगे, यहाँ पॉकेट लें, यहाँ पॉकेट लिया, तो इस पॉकेट में जो केमिकल कंपोजिशन है वो ये होना चाहिए कि 20% ऑक्सीजन आना चाहिए और 80% इसमें क्या आना चाहिए, नाइट्रोजन। तो ये जो है क्या होगा, एक प्योर सब्सटेंस होगा। और यहाँ जो पॉकेट है वही सेम एग्जिस्ट यहाँ पे करनी चाहिए, तभी प्योर सब्सटेंस हो सकता है। आप जहाँ भी पॉकेट लेंगे यही केमिकल कंपोजिशन एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो ये जो अपने पास केमिकल कंपोजिशन है वही इस पॉकेट में आ जाए, मतलब पॉकेट का मतलब 20% इसमें ऑक्सीजन हो और 80% इसमें नाइट्रोजन हो, तो डेफिनेटली अपने पास ये जो अपने पास होगा इसको अपन प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। तो प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन सिंपल सा ये है कि ये फेज पर निर्भर करता नहीं है और इसकी केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट दी वॉल्यूम कैसी होती है, सेम होती है, राइट। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज प्योर सब्सटेंस। अब बात आती है कि सर क्या केमिकल अगर एटमॉस्फेरिक एयर है तो एटमॉस्फेरिक एयर को क्या प्योर सब्सटेंस ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं क्या? तो एटमॉस्फेरिक एयर को अपन प्योर सब्सटेंस कंसीडर नहीं कर सकते हैं। रीजन ये है कि जो उसका जो ह्यूमिडिटी होता है, जिसमें जो वाटर वेपर की मात्रा होती है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है। मतलब आप यहाँ पे रहें, आप यहाँ से उत्तराखंड चले जाएं, कुछ और कहीं और चले जाएं, तो डेफिनेटली उसकी वैल्यूज जो है वो क्या होती जाती है, चेंज होती जाती हैं, ह्यूमिडिटी चेंज होती है। तो उसकी वजह से अपन क्या बोलते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है उसको आप प्योर सब्सटेंस कंसीडर नहीं करते हैं, बिकॉज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी या अपन कह सकते हैं मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट जो होता है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, यानी कि केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है, तो इसलिए अपन उसको प्योर सब्सटेंस कंसीडर नहीं करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको आई थिंक क्लियर हुआ कि प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन क्या होगा और प्लस उसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। तो एग्जांपल्स आपको आई थिंक क्लियर हुए और प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन क्लियर हुआ, राइट। तो आपको दो चीजें क्लियर हो गई, प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन और प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स में देखिए कभी यार एग्जांपल पूछेगा तो वाटर एग्जांपल दे सकते हैं, वाटर वेपर दे सकते हैं, वाटर आइस वेपर दे सकते हैं, और केमिकल इसका एग्जांपल डायग्राम से समझना चाहें तो इट मे बी कि यहाँ जो होमोजीनियस मिक्सचर है, दिस द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज एट 20% ऑक्सीजन एंड 80% नाइट्रोजन। तो ये जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है इसका मतलब ये है कि जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो एक दूसरे से मिले हुए हैं और हर जगह जो कंपोजिशन है वो यही है, तो इसको अपन प्योर सब्सटेंस कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्योर सब्सटेंस जो होता है उसका केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट दी वॉल्यूम सेम होना चाहिए, तो ऐसे सब्सटेंस को अपन क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस। आई थिंक क्लियर हुआ होगा, पूरा क्लियर हुआ। तो यहाँ पे दो चीजें आपको क्लियर हो गई कि एक तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है और प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल्स क्या होते हैं। तो प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल आई थिंक क्लियर हुए। तो यहाँ पे प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन, वॉल्यूम क्लियर होगा, यहाँ पे एग्जांपल्स आपको क्लियर होंगे, ठीक है। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.